वो इस कदर जुनूनी होगा उसे क्या पता था। उसका ये जुनून देखकर वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी और वो जुनूनियत भरे अंदाज में उससे पूछ रहा था, अब भी वक्त है, बताओ मुझे क्यों जा रही थी उससे मिलने। खुद को बहुत पवित्र और चरित्रवान कहती हो ना, फिर शाम के फैलते साय में किसी गैर मर्द से मिलने कैसे जा सकती हो तुम। बेड किरौन पर जोर से मुक्का मारते हुए जय खुराना दहाड़ा तो अंकिता बुरी तरह झटपटाई। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आपको किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है और मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, कभी स्वीकार नहीं करूँगी। वो 18 साल की लड़की उस भरपूर ताकतवर जवान मर्द की कैद में होते हुए भी उसे ललकार रही थी। तुम ऐसे नहीं बताओगी तो ठीक है, अब जबरदस्ती ही सही। उसने झटके से उस नाजुक सी लड़की के सुबह के वक्त अंकिता हमेशा की तरह भगवान की पूजा पाठ कर रही थी और भगवान से अपने लिए खुशियां मांग रही थी। इस घर में आए हुए उसे अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। उसके माता पिता की अचानक एक कार हादसे में मौत हो गई थी, जिस वजह से किशोर जी उसे अपने घर ले आए थे। हालांकि किशोर जी ने बहुत चाहा कि अंकिता के रिश्तेदार उसे अपने साथ ले जाएं, लेकिन अंकिता का कोई भी रिश्तेदार उसे अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं था। यूं मजबूरन किशोर जी को अपने दोस्त की अमानत को संभालना पड़ा और वो उसे अपने घर ले आए। किशोर जी ने उसे बिल्कुल बेटियों की तरह रखा था और उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अंकिता भी उन्हें दिल से इज्जत देती थी। किशोर जी की पत्नी मिताली जी भी उससे प्यार करती थीं। उनकी एक बेटी थी रमशा, जो अंकिता की हम उम्र थी। किशोर जी ने अंकिता को रमशा के कॉलेज में ही एडमिशन दिलवा दिया था और दोनों को साथ ही कॉलेज छोड़ने जाया करते थे और उसके बाद वे अपनी नौकरी पर चले जाते। किशोर जी एक बैंक में जॉब करते थे। अंकिता यहाँ आकर खुश नहीं थी, लेकिन संतुष्ट जरूर थी। अभी अभी वो पूजा पाठ करके फ्री होकर कमरे से बाहर निकली थी कि तभी घर का मेन गेट खुला और एक 27-28 साल का लड़का अंदर दाखिल हुआ। अंकिता वहीं अपने कदमों पर थम गई। उस शख्स की गाड़ी कार पोर्च में आकर रुकी। वो कोई और नहीं बल्कि जय खुराना था, किशोर जी का बड़ा बेटा जय खुराना, जो पेशे से तो एक डीएसपी था, लेकिन कानून का ऐसा रखवाला था जो सबसे ज़्यादा खुद ही कानून तोड़ता था। उसकी रेपुटेशन बेहद ख़राब थी, जिस वजह से किशोर जी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। घर में इस एक इंसान की वजह से माहौल हमेशा तनाव में रहता था। अंकिता ने नापसंदगी से उसे देखा और वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गई। ए रुको तुम। अचानक से जय खुराना की आवाज़ ने अंकिता के जाते कदमों को जंजीर डाल दी और वो पलटी। जय ने अपनी जेबों में हाथ डाले उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम यहाँ इस वक्त मेरी जासूसी करने आई हो? जय खुराना की बात पर अंकिता के माथे पर बल पड़ गए। मैं ऐसा क्यों करने लगी? अंकिता ने गहरा सांस छोड़ते हुए जय खुराना की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये तो तुम मुझे बताओगी ना, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी मेरे कमरे के बाहर। जय खुराना 2 कदम का फासला भी मिटाते हुए उसके बेहद करीब आकर खड़ा होता हुआ गुस्से से पूछने लगा, तो अंकिता घबराकर 2 कदम पीछे हटी। मैं यहाँ किसी की जासूसी नहीं कर रही, मैं तो किचन की तरफ जा रही थी कि आप आ गए। अंकिता ने नजरें चुराते हुए कहा। ओह रियली? जय खुराना ने उसे सिर से पांव तक गहरी नजरों से देखा। तुमने कहा और मैंने यकीन कर लिया? इतना बेवकूफ़ समझा है मुझे? जय खुराना की बात सुनते ही अंकिता ने अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींच ली। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बहुत ही धार्मिक लड़की हूँ, मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए थोड़ी सी शर्म करें। उसके गुस्से में बोलने पर जय खुराना ने आंखें संकरी करते हुए उसे देखा। अचानक तुम्हारे माँ बाप की कार हादसे में मौत और फिर तुम्हारा यहाँ आना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, धार्मिक लड़की। जय खुराना ने जितने शांत लहजे में कहा था, अंकिता उतना ही तिलमिलाई। मिस्टर जय खुराना, अब आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। और भलाई इसी में है कि इंसान दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि वो खुद क्या है। अंकिता की बातों पर जय खुराना के दिमाग में एक लाबासा भर गया। उसने छोटी सी लड़की को सख्त घूरा। वो उससे लगभग 8-9 साल छोटी थी, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बिना डरे बात कर रही थी। वो कोई आम इंसान तो नहीं था, वो डीएसपी जय खुराना था, जिससे अपराधी तो अपराधी हर कोई कांप जाता था। उससे आंखें नज़र तक नहीं उठा सकता था। लेकिन ये लड़की जब से आई थी उसके सब्र को आजमा रही थी। तुम अपनी औकात भूल रही हो लड़की, भूलो मत। इस वक्त तुम जय खुराना के घर में खड़ी हो। 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में तुम्हें यहाँ से गायब करवा सकता हूँ।
आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जय खुराना। अंकिता ने उसकी बात काटी। आप डीएसपी होंगे लेकिन अपने घर से बाहर। ये मेरे किशोर अंकल जी का घर है और वही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, इसीलिए मुझ पर रौब डालने की ज़रूरत नहीं। अंकिता भी कोई गिरे पड़े ख़ानदान से नहीं थी, उसका ख़ानदान भी ऊंचा था। यह अलग बात थी कि उसके ख़ानदान के लोगों का खून सफ़ेद हो गया था, लेकिन अंकिता के खून में वही जोश था। वो जय खुराना से कैसे दब जाती? जवाब देती वो उन्हीं कदमों वापस लौट गई। जय खुराना ने इंतहाई गुस्से से उसे जाते देखा। वो अपने पिता की वजह से चुप हो जाता था, वरना जिस तरह वो उस लड़की की चलती जुबान को रोकता वही जानता था। यकीनन उसके बाप को बुरा भी लगता। सिर झटकता हुआ वो अपने कमरे में आ गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। इसी दौरान जय खुराना सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया और गुड मॉर्निंग करता हुआ एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। किशोर जी ने कटीली नज़र जय खुराना पर डाली, जो उनसे बिल्कुल ही लापरवाह बना बैठा था और अपना नाश्ता कर रहा था। 6 फुट से निकलता लंबा कद, खूबसूरत पर्सनालिटी, भरे हुए मसल्स और चौड़ा कटादार सीना, जो उसकी पुलिस यूनिफॉर्म में भी साफ नजर आता था। रात भर कहाँ थे जय खुराना? किशोर जी के सवाल पर एक पल को जय खुराना का हाथ रुका, लेकिन अगले ही पल वो फिर से लापरवाही से अपना नाश्ता करने में बिजी हो चुका था। जय, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रात भर कहाँ थे? किशोर जी ने अपना सवाल दोहराया, लेकिन इस बार बोलने का अंदाज और भी सख्त हो गया था। आपको सब पता तो है, जासूसी के लिए आपने लोग रखे हुए हैं ना, तो उनसे पूछ लीजिए कि मैं रात भर कहाँ था। जय खुराना के जवाब पर किशोर जी ने अपना पहलू बदला। मजाल है कि उसने किसी भी सवाल का कभी सीधे जवाब दिया हो। कुर्सी पीछे खींचते हुए वो उठकर खड़ा हुआ। जय बेटा, रात को जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारी पसंद के कोफ्ते बनाने वाली हूँ। मिताली जी ने अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मामा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, लेकिन फिर भी मेरा इंतज़ार मत करना। वो अपनी वही अकड़ भरे अंदाज में बोलता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। आप क्यों हमेशा उससे उम्मीदें लगा लेती हैं, जबकि वो हमेशा आपका दिल दुखाकर चला जाता है? किशोर जी ने अपनी बीवी की तरफ गुस्से और दर्द भरे लहजे में देखा। जय खुराना एक पल के लिए रुका था। कैसी बातें कर रहे हैं खुराना साहब? बेटा है वो मेरा, थोड़ा जिद्दी है, गुस्से वाला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे लापरवाह हो जाऊं। माँ हूँ उसकी। मिताली जी का गला रुंध गया। काश वो भी आपको इसी मोहब्बत की कदर कर लेता। किशोर जी ने जय खुराना की चौड़ी पीठ को सख्त घूरते हुए वापस अपने नाश्ते की तरफ ध्यान दिया, जबकि जय खुराना लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया। ये तो लगभग रोज का ही रूटीन था। वो यूं ही रातों को देर से आता और सुबह होते ही निकल जाता। घर वालों से तो उसने बातचीत करना भी छोड़ दिया था। उसकी अक्खड़ मिजाजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे खुराना साहब बेहद परेशान रहते थे। अब वो रमशा और अंकिता को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे। रास्ते भर वे तीनों ही खामोश रहे। बच्चों, शायद आज मुझे देर हो जाए, तो जब छुट्टी हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। खुराना साहब ने उनके उतरने से पहले कहा। कोई बात नहीं अंकल, अगर मुश्किल है तो हम दोनों कैब करके आ जाएंगे। अंकिता ने अपने अंकल को चिंता मुक्त करना चाहा। नहीं बेटा, इस दौर में किसी पर भरोसा करना मतलब खुद को मुसीबत में डालने के बराबर है। बस जैसे ही तुम्हारी छुट्टी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, ठीक है? दोनों अपना ख्याल रखना। अब खुराना साहब ने बहुत नरम और प्यार भरे लहजे में दोनों को देखते हुए कहा। उनके कॉलेज में दाखिल होते ही खुराना साहब ने गाड़ी को अपने बैंक की ओर मोड़ लिया। जय खुराना गुस्से में अपने रौब और जलाल के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सबने फौरन खड़े होकर उसे सलाम किया था, लेकिन उसने किसी एक को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सीधा अपने ऑफिस में जाकर बैठते ही वो गहरे सांस भरने लगा। हमेशा हमेशा ही किशोर खुराना ने तंज मार कर के बात की थी। उन्हें लगता था वो रातों को आवारा गर्दी करता है, दोस्तों के साथ वक्त बिताता है या किसी गलत काम में लिप्त हो चुका है। ये जानते हुए भी कि वो एक डीएसपी ऑफिसर है, इसके बावजूद वे अक्सर उसके कैरेक्टर पर छींटाकशी कर जाते थे। एक बाप होकर अपने बेटे के साथ इस तरह कैसे कर सकते थे? जय खुराना ने आंखें बंद करते हुए अपने अंदर बढ़ते गुस्से को काबू करना चाहा, जो इस वक्त नामुमकिन लग रहा था। दरवाज़ा नॉक हुआ और इंस्पेक्टर राज अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर, ये वो फाइल है जो आपने मंगवाई थी। एक फाइल जय खुराना के सामने रखते हुए उसने बड़े ही सम्मानित अंदाज में कहा। जय खुराना ने अपने दिमाग से सब कुछ निकालते हुए उस फाइल को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। वो फाइल एक सीरियल किलर की थी, जिसकी पूरी जानकारी आज जय खुराना के पास मौजूद थी,
लेकिन वो खुद कहाँ था? उसके पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी, यहाँ तक कि उसका कोई अड्डा भी नहीं था जहाँ पर वो उसे ढूंढ पाता। अक्सर रातों को वो अपने मुखबिर की सूचना पर उन क्लब में जाता था जहाँ उसे उस सीरियल के मिलने की उम्मीद होती, लेकिन हर बार वो नाकाम लौटता। सर, कमिश्नर साहब की 2 बार आपके लिए कॉल आ चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उनसे एक बार मिल लें। इंस्पेक्टर राज ने उसे और जानकारी देते हुए कहा। जय खुराना ने वापस सीट के साथ टेक लगाई और गहरी सोच में डूबे हुए सिर हिलाया। जानता हूँ वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। कल हुए हादसे के सिलसिले में वे फिर मुझे बातें सुनाना चाहते हैं। खैर, मैं उनसे भी मिल लूँगा। मुझे उस इंसान के बारे में बताओ, वो कहाँ है जिसे कल तुमने मौका वारदात से पकड़ा था? जय के पूछने पर इंस्पेक्टर उसे कल पकड़े गए लड़के के पास के बारे में बताने लगा, जो उसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद था। जय खुराना अपनी जगह से उठता हुआ सीधा उस तरफ गया। जय खुराना को देखते ही वो इंसान सलाखों के उस पार अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसका रोम रोम कांपने लगा। कौन नहीं जानता था जय खुराना को? वो डीएसपी जय खुराना था, गुस्से में तेज और पागल दिमाग वाला। एक बार अगर उसका दिमाग घूम जाए तो फिर अपनी जगह पर नहीं आता था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने वाला ये शख्स जितना ज़बरदस्त हैंडसम था, उतना ही जिद्दी और सनकी पुलिस अफसर भी था, जो कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता था। बोल, किसके कहने पर तूने ये सब किया? कौन है तेरे पीछे? मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो। वो इंसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया एक जिंदा आदमी को और कह रहा है जाने दूँ? तेरे साथ एक आदमी और था वहाँ, बता कहाँ है वो अब? जय ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा कि वो दूर जाकर गिरा। डीएसपी जय खुराना, तुम मुझ पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। अभी तक मुझ पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। तुम जानते हो ये सब करके तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? उस इंसान ने जय खुराना को इस बार धमकी दी थी। तू मुझे धमकी देगा? मुझे जानते हुए भी धमकी दे रहा है कि मैं कौन हूँ? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। जय खुराना ने उसके बालों को पकड़कर दीवार पर जोर से उसका सिर बुरी तरह चकराया और उसके माथे पर गहरी चोट आ गई। इंस्पेक्टर राज, मुझे कल इस इंसान की पूरी रिपोर्ट चाहिए। मेरे आने से पहले इसकी फाइल मेरे टेबल पर हो, उसके पूरे बायोडाटा के साथ। जय खुराना ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए सुलगाया और गुस्से भरे शब्दों में कहते हुए बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर राज ने हवलदार कपिल को लॉकअप बंद करने का इशारा किया। अंकिता, आ जाओ, खाना तैयार है, मम्मा बुला रही हैं। रमशा ने उसे रात के खाने के लिए बुलाया। वो जो आज के दिन के बारे में सोच रही थी, सिर झटकते हुए उठ बैठी। कुछ दिनों से उसे लगातार यही महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा था। अपना बहम समझकर वो सिर झटकते हुए बाहर निकल आई, जहाँ सब रात के खाने के लिए बैठे थे, सिवाय उस शख्स के जिसे वहाँ होना चाहिए था, अपनी माँ की खातिर। रात देर गए लौटने वाला जय खुराना सुबह नाश्ते की टेबल पर जरूर मौजूद होता था। किशोर जी ने बेटे को घूरा। कल तुमने एक आदमी को पकड़ा है? नाश्ते की टेबल पर उन्होंने अपनी रौबदार आवाज़ में जैसे पूछा तो वो एकदम से चौंका। एक पल के लिए उसका हाथ रुका, लेकिन अगले ही पल वो वापस अपने पुराने अंदाज में नाश्ता करने लगा। उसे छोड़ दो, अगला हुक्म जारी हुआ। जय ने कड़वे घूंट पीते हुए नाश्ते की प्लेट को परे खिसकाया। मिताली जी ने बेबसी से अपने पति को देखा। अंकिता ने भी एक नज़र कनखियों से जय को देखा और फिर लापरवाही से चाय का कप उठाते हुए अपने मोबाइल में बिजी हो गई। नहीं छोड़ सकता, एफआईआर कट चुकी है, जय ने संजीदगी से कहा। तो फाड़ दो, केस ख़त्म करो। इस बार किशोर जी का लहजा तेज था। जय ने गहरी सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू टेबल पर टिकाए और अपने पिता की आंखों में देखने लगा। उस आदमी ने गरीब इंसान को जिंदा, उसके खिलाफ सबूत भी हैं। नामुमकिन है अब उसे मेरी पकड़ से रिहाई मिलना। जय ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। एक पल को किशोर जी अपने बेटे को देखते रहे। जय, तुम उस आदमी को छोड़ रहे हो, ये फाइनल है। मैं नहीं चाहता घर के किसी भी सदस्य को किसी तरह का नुकसान हो। वो एक राजनीतिक का आदमी है, दुश्मनी पाल लेगा। मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता और इसीलिए जो कह रहा हूँ वो करो, केस ख़त्म करो। वे कड़े शब्दों में कहते हुए दोबारा प्लेट की ओर झुक चुके थे। जय खुराना का दिमाग बुरी तरह घूम चुका था। कानून को मैं अपनी जेब में लेकर नहीं घूमता कि एक दिन एफआईआर कटवाऊं और अगले दिन उसे फाड़ कर फेंक दूं। गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए वो वहाँ से वॉकआउट कर गया। देख लिया आपने, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है कि आज वो बाप के सामने तनकर खड़ा हो गया है। मिताली जी पर किशोर जी अपना गुस्सा उतारते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गए, जबकि अंकिता और रमशा भी उनके पीछे निकल गईं।
जैसे ही जय खुराना पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, सभी अलर्ट हो गए। हवलदार कपिल जी, उसकी फाइल लेकर आइए, जय ने सीट पर बैठते हुए सख्त लहजे में कहा और सामने जेल में बंद उस आदमी की तरफ घूरते हुए देखने लगा। जेल में बंद आदमी ने जय खुराना को घूर कर देखा। नाम साहिल दादा, माँ का नाम गंगूबाई, बाप का नाम। कपिल जी, ये क्या, इसकी तो जगह खाली है, जय ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। साहिल ने दांत कचकचाए। सर जी, बाप का पता नहीं। कपिल के बोलते ही जय अपनी जगह से उठकर साहिल को घूरने लगा। जिसके बाप का पता नहीं होता उसे क्या कहते हैं कपिल? जय के सवाल पर साहिल पागल हो गया। डीएसपी, वो गुस्से से चिल्लाया, एक बार जेल खोल फिर बताता हूँ तुझे मेरा बाप कौन है। वो जेल की सलाखों को जोर जोर से पीटते हुए बोला। कपिल जी, इस पिल्ले को जानते हो? एक गरीब आदमी को इसने जिंदा, लेकिन वो अपने माँ बाप की जायज औलाद था, उसके बाप का कॉलम खाली नहीं था। जय ने उसे और भी भड़काया और साहिल बुरी तरह तिलमिला गया। एक बार, सिर्फ एक बार यहाँ से बाहर निकलूँ फिर देखना तू कैसे तुझे तेरी जेल समेत आग तहस नहस करता हूँ। वो गुस्से से गुर्राया और जय हल्के से मुस्कुराया। कपिल जी, जेल खोल दो, जय ने हुक्म दिया। हवलदार कपिल और बाकी पुलिस वाले हैरानी से जय को देखने लगे। साहिल एक खतरनाक मुजरिम था। जय की बात सुनकर साहिल मुस्कुराया और अपनी मूंछों को ताव देने लगा। यही तो वो चाहता था। जेल खुल चुकी थी। साहिल ने कदम बाहर रखा। चल, लगा आग, मैं भी देखूं कितना दम है तुझमें, सीने पर बाजू बांधे जय बड़े ही शांत अंदाज से बोला, जबकि साहिल की नज़र हवलदार कपिल की, जो उसके पास ही खड़े थे। अचानक ही वो झपट कर गन निकालता है और जय पर तान देता है। गुड बाय डीएसपी कहते ही, लेकिन ये क्या, गोलियां नहीं चलीं? क्योंकि गन खाली थी। साहिल ने हैरान होकर जय को देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो उसकी चाल समझ नहीं सका। गुस्से में आकर साहिल ने पास खड़े हवलदार अनिल जी के सर पर और उन्हें होस्टेज बनाकर बाहर निकलने की कोशिश की। जय ने खुद को काबू में रखे हुए उसे देखा। हवलदार कपिल को छोड़ दो, वरना कुत्ते की। जय के कहने पर भी साहिल कपिल जी को घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने लगा। जैसे ही वो दरवाजा पार करके बाहर निकला, उसने हवलदार कपिल को एक तरफ धक्का दिया और यही तो जय की चाल थी और उसकी चाल कामयाब भी हो गई थी। सर, वो भाग गया। बट साहब सर पर हाथ रखे परेशान होकर बोले, ये तो होना ही था। जय खुराना ने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा पहना और उन्हें देखा। साहिल भागता हुआ सड़क की बजाय एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ने लगा। उसके दिल में जय का खौफ घर कर गया था। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, क्या कहीं वो उसे एनकाउंटर में? एक जगह रुककर उसने गहरी सांस ली। उसका दिल घबराया हुआ था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वो काफी दूर निकल आया था। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साहिल का दिमाग सुन्न होने लगा और फिर वो आगे बढ़ा और तभी एक गोली उसकी टांग में आकर लगी। आह, वो चीख पड़ा। अपनी टांग से बहता खून देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दूसरी टांग पर लगती है और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसकी चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं जो उसे सुन पाता। जय उसके करीब आया और उसके सर पर खड़ा हो गया। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से जय खुराना से बचकर भाग सकता है? मैंने तो तुझे जिंदगी बख्शी थी। केस फाइल होता, अदालत में चलता, काफी वक्त लग जाता, तू जमानत भी ले सकता था, पर मुंह कभी न खोलता। तेरे साथ वो दूसरा आदमी कौन था जिसने? नहीं बताना चाहता ना सही, मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन तुझे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे छोड़ दो जय खुराना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो हाथ जोड़कर झूठ बोलने लगा। मैंने तो यही तो चाहा था, पर नहीं, मैं गलत था। जिंदगी तुझे चाहिए नहीं तो तेरे लिए तो यही सजा बेहतर है। नहीं, मुझे छोड़ दो डीएसपी, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ, साहिल ने तड़पते हुए कहा। डीएसपी जय खुराना एक बार जो फैसला कर लेता है फिर उससे पीछे नहीं हटता। ये सजा तुमने खुद चुनी है अपने लिए, ये फैसला तुमने खुद चुना है। किसी को जिंदा, ये काम तुम्हारे लिए आसान था। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए? कहते ही सीधी उसके सिर पर दे मारी। वहीं साहिल की सांसें रुकी और वो जमीन पर ढेर हो गया, हर तरफ फैलता चला गया। जय ने पास आते इंस्पेक्टर को कुछ नसीहतें दी और वहां से निकल गया। आज फिर अंकिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या बात है अंकिता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कॉलेज के गेट के पास खड़ी अंकिता ने सावधानी पूर्वक चारों ओर देखा तो रमशा ने उसकी परेशानी भांपते हुए पूछा था। कुछ नहीं,
मैं बस सोच रही थी अंकल जी अभी तक आए क्यों नहीं। हाथ में पकड़े मोबाइल पर वक्त देखा, वो आज वक्त से पहले ही निकल आई थी। बस आते होंगे, फिक्र मत करो, रमशा ने उसका हाथ थाम कर कहा। और उसी पल वहाँ तेज आवाजें शुरू हो गईं। अंकिता रमशा का हाथ थामे वहाँ से भागी। दोनों भागते भागते कॉलेज के इलाके से काफ़ी दूर निकल आईं। एक जगह रुककर गहरी सांसें भरने लगी। न जाने कौन लोग थे जो इस कदर। अभी रमशा के मुंह से ये बात निकली ही थी कि एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। नकाबपोश आदमी ने रमशा की कलाई पकड़कर उसे गाड़ी में धक्का दिया। अंकिता जो थोड़ी दूर शॉप से पानी की बोतल ले रही थी, रमशा के साथ ये सब कुछ होते देखकर दहल उठी। उसने घबराकर पानी की बोतल वहीं फेंकी और गाड़ी के पीछे दौड़ी, पर गाड़ी तेजी से निकल गई। अंकिता ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। इससे पहले वो किसी को कॉल करती। 10 मिनट बाद वही गाड़ी वापस वहां आकर रुकी और रमशा को बाहर फेंककर निकल गई। अंकिता दौड़कर उसके पास पहुंची। रमशा, तुम ठीक हो? वो घबराकर पूछने लगी। रमशा डर से कांपती हुई अंकिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अंकिता ने उसे सहारा देकर पास की बेंच पर बिठाया। कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। किसी को भी उनसे कोई मतलब नहीं था। सब अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे हुए थे, जैसे किसी के पास 1 मिनट का भी टाइम ना हो। अंकिता ने रमशा को पानी पिलाया। रमशा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अंकिता ने उसे हौसला देना चाहा। नहीं अंकिता, कुछ भी ठीक नहीं है। रमशा ने घबराई हुई आंखों से अंकिता की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, क्या मतलब? अंकिता की छठी इंद्री ने उसे किसी अनहोनी का एहसास कराया था। उन्होंने मेरी बहुत ही गलत हालत की तस्वीरें ली हैं। वो जोर जोर से रोने लगी और रमशा के मुंह से ये सुनकर अंकिता के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तुमसे मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? रात को जय खुराना जल्दी घर आ गया तो किशोर जी हत्थे से उखड़ गए और वो उस पर चढ़ दौड़े। वो बुरी तरह उस पर भड़के हुए थे, जबकि जय उतनी ही संतुष्टि से खड़ा था। आपने कहा था उसे आज़ाद कर दो, मैंने आज़ाद कर दिया। सीने पर हाथ बांधे लापरवाह अंदाज में बोला। तुमने उसे जिंदगी से ही आज़ाद कर दिया जय खुराना। उनकी दहाड़ काफ़ी ऊंची थी। मिताली जी जल्दी से उनके पास आईं। उन्हें चुप करवाने के लिए कुछ कहने लगी, मगर किशोर जी ने उनका हाथ झटक दिया। सब जानते थे कि किशोर खुराना कितने सख्त मिजाज इंसान है। जय खुराना भी उन्हीं का बेटा था, बल्कि गुस्से में उनसे 2 कदम आगे। इसीलिए उनके बीच में बोलने का मतलब था जलती आग में कूदना। देखिए, आपने कहा था उसे आज़ाद कर दो और मैंने कर दिया। अब वो पकड़ा गया, इसमें मेरा क्या कसूर? ऊपर से एक पुलिस वाले को भी उसने जख्मी कर दिया। मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। जय ने बनावटी अंदाज में मुंह बनाते हुए अपनी मजबूरी जताई। तुम्हें लगता है तुम ये सब बहाने बनाओगे और मैं यकीन कर लूँगा? जानते भी हो वो किसके इशारों पर था और अब वो कितने तरीकों से अपनी दुश्मनी निकालेगा। किशोर जी लगातार भड़क रहे थे। क्या आप सच और हक की बात कहने से डरते हैं? जय ने धीमे से उनके कान में सरगोशी की। मैं क्यों डरने लगा किसी से? लेकिन बेमतलब किसी अजनबी के लिए, अपने घर वालों के लिए दुश्मन खड़े करना क्या सही है? उन्होंने अपनी तर्क संगत बात कही, जिस पर जय ने होंठ भींच लिए। मेरे लिए वो अजनबी ही मेरा परिवार है और मैं उनका रक्षक, जय ने मजबूत लहजे में कहा। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी अंकिता ने घबराकर जय को देखा। एक बात कान खोलकर सुन लो, वो वक्त दूर नहीं जब तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जय, जो कतई अंदाज में कहता ऊपर जाने लगा था, किशोर जी की बात सुनकर ठिठक गया। उसी पल उसकी नज़र अंकिता पर जा टिकी। न जाने क्यों जय खुराना को लगा वो उसकी जासूसी कर रही थी। जय के देखते ही अंकिता घबराकर भागती हुई अपने कमरे में घुस गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? रमशा की मदद कैसे करूं? उन लोगों ने रमशा की तस्वीरें खींची थीं और इसके साथ ही उन्होंने अंकिता का नंबर भी ट्रेस किया था। अब रमशा की तस्वीरें भेजकर भी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। अंकिता समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या है, ये लोग कौन है जो रमशा को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। रमशा को शाम से ही तेज बुखार था, वो दवा लेकर सो चुकी थी, मगर इस वक्त अंकिता बेचैन होकर कमरे में चक्कर लगा रही थी। तभी एक मैसेज टोन बजी। उसे एक पता भेजा गया था और रात के वक्त वहां मिलने के लिए बुलाया गया था। अंकिता के हाथ पैर पसीने से भीग गए। तभी एक दहाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और जय खुराना अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर एक पल को अंकिता ऐसे घबराई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। एक बात याद रखना तुम, अंकिता जायसवाल, तुम्हारी ये शक्की हरकतें तुम्हें ले डूबेंगी। जो जासूसी कर रही हो उससे बाज आ जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब जय खुराना तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल देगा। जय उसे अच्छे से धमकाकर बाहर निकल गया।
जैसे ही वो बाहर गया, अंकिता ने भगवान का धन्यवाद करते हुए गहरी सांस छोड़ी। अब उसे रात गहरी होने का इंतजार करना था, जब सब सो जाएं। दिल ही दिल में डरते हुए वो रमशा के लिए इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार थी। वो रमशा की इज्जत पर आंच भी आने देना नहीं चाहती थी। जब उसे यकीन हो गया घर के सब लोग सो चुके हैं, तो वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। इस वक्त खुराना हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की रोशनियां हर तरफ जल रही थीं। वो इधर उधर ध्यान से देखती हुई लगभग भागने के अंदाज में बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। एक पल को उसके कदम लड़खड़ाए। मैं नहीं जानती भगवान जी ये सही है या गलत, लेकिन रमशा मुसीबत में है, और अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अब उस आदमी के बताए हुए एड्रेस की तरफ जाने का इरादा कर चुकी थी। रात के करीब 1 बज रहा था। वो राहदारी पार कर गार्डन वाले एरिया में दाखिल हुई थी कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। वो लड़खड़ाते हुए घबराकर सीधा किसी के चट्टानी सीने से जा टकराई। धुंधली रोशनी में भी अंकिता को साफ दिखा कि सामने वही अय्याश डीएसपी खड़ा था, जो अंकिता के जानने में अपने थाने से अभी तक आया तो नहीं था, मगर अब अचानक यहाँ कैसे? उसके सधे हुए तीखे नए नक्श देखकर अंकिता का गला खुश्क हुआ। ये हर जगह कैसे पहुंच जाता है? डरी हुई नजरों से वो जय खुराना को देखते हुए मन ही मन बोली थी, कहाँ जा रहे हो रात के इस वक्त? जय की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, तुमसे मतलब? छोड़ो मुझे। अंकिता ने भी उसी की टोन में जवाब दिया, लेकिन जय ने उसकी कलाई पर पकड़ और कस दी। वो बुरी तरह झटपटाई। सच बताओ, किसके साथ भागने का प्लान है? दांत भींचते हुए हर लफ्ज चबाकर बोला, अपनी जबान को लगाम दो। डीएसपी, कहीं भी नहीं भाग रही मैं, अब छोड़ो मेरा हाथ। अंकिता ने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और ऐसे साफ करने लगी जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। तो फिर इतनी रात को छिपकर कहाँ जा रही थी? जय ने दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट गिराई और शूज के नीचे मसल दी। आज पहली बार वो अपने पिता से इतने सख्त शब्दों में बोला था। दिल ही दिल में अफसोस भी था, लेकिन अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। पर मन बेचैन था, और इस बेचैनी को मिटाने के लिए वो अक्सर गार्डन में आकर रात के वक्त सिगरेट पीता था। आज भी वो इसी में मगन था कि कोई साया सा दिखाई दिया था उसे। पहले तो वो थोड़ा सा चौंका। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद अंदर कौन आ सकता था? लेकिन अगले ही पल वो साया अंदर से बाहर आता दिखाई दिया, और साथ ही अंकिता का चेहरा भी नजर आया। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, जय ने झट से उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जो अपनी धुन में मगन चलती जा रही थी कि पास खड़े जय को देख भी न सकी थी। तुमसे मतलब? मैं जहां मर्जी जाऊं, तुम होते कौन हो पूछने वाले? अंकिता का दिमाग पहले ही उन तस्वीरों की वजह से उलझा हुआ था। अब ये डीएसपी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो आगे बढ़ी तो जय ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे हक तो नहीं पूछने का, लेकिन तुम्हारे प्यारे प्यारे अंकल जी को तो है ना? तुम उनकी कितनी इज्जत करती हो, उनका एहसान मानती हो कि उन्होंने तुम्हें सहारा दिया है। चलो उन्हीं के पास। अब वही तुमसे पूछेंगे कि तुम रात के इस वक्त छिपकर कहाँ जा रही हो। जय ने उसे अच्छा खासा डरा दिया, और वो एक पल को डर भी गई। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये? नहीं जा रही मैं कहीं। अंकिता ने माथे पर बल डालते हुए जय को घूरा। जय ने आईब्रो उचकाते हुए उसे देखा तो वो गुस्से से नाक फुलाती हुई वापस अंदर मुड़ गई। इस गंदे डीएसपी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कमरे में आते ही जोर से दरवाजा बंद किया, लेकिन अब वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रही थी। उसे पता था अगर वो उस आदमी के बताए हुए पते पर नहीं पहुंची तो वो कुछ भी कर सकता है। भगवान, रमशा की रक्षा करना, उसकी इज्जत पर आंच मत आने देना। उस शख्स ने जो कहा वैसा वो कुछ न करे। दिल ही दिल में रमशा के लिए दुआएं मांगते हुए वो रो पड़ी थी। अगली शाम को वो तैयार खड़ी थी। आज भी रमशा और वो कॉलेज नहीं गई थी। रमशा बहुत बीमार थी, जिस वजह से अंकिता भी कॉलेज नहीं जा रही थी, पर अब वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाली थी। रमशा ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में ढेरों आंसू आ गए थे। अंकिता, अब भी वक्त है, सोच लो। अगर उस आदमी ने तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या करोगी? रमशा, फिक्र मत करो। ये देखो, मेरे पास खुद की हिफाजत के लिए ये है। ये मेरे पापा की थी, उन्होंने इसे हमेशा अपने पास रखा, और उनके जाने के बाद अब ये मेरे पास है। अगर उस आदमी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझे अपनी रक्षा करनी आती है। मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों के लिए जा रही हूँ, और जैसे ही वो मिलेंगी मैं तुरंत वहाँ से निकल आऊँगी। पर तब तक तुम्हें यह सब संभालना होगा। अंकिता ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या हम भाई को नहीं बता सकते? अचानक से रमशा के दिमाग में ये बात आई। पागल हो गई हो? वो इतना अक्खड़ मिजाज इंसान है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता,
और अगर उसने अंकल जी को बता दिया तो सबको यही लगेगा कि हम ही गलत हैं। सबको यही लगेगा कि हमने ही लड़कों को पीछे लगाया है और वो हमारे कॉलेज तक पहुंच चुके हैं और फिर कॉलेज जाना भी बंद। और मैं फ़िलहाल पढ़ाई बीच में छोड़ना नहीं चाहती। मेरे लिए ये पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सहारे ही मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। हमें ये सब कुछ खुद ही सॉल्व करना होगा रमशा। बाकी रही इन तस्वीरों की बात, तो वो तो मैं आज लेकर ही आऊँगी, अंकिता ने दृढ़ आवाज़ में कहते हुए घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला। रमशा ने दिल से उसकी कामयाबी की दुआ की। जय खुराना को पुलिस स्टेशन आए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करके लौटा था कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी और जो कुछ उसे सामने से बताया गया था उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती अंकिता जायसवाल, आई विल किल यू। धार्मिक, पवित्र और चरित्रवान लड़की वो गुस्से में पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। अंकिता कैब में बैठी थी और लगभग अपने तय किए गए पते पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक गाड़ी ने उसकी कैब को क्रॉस करते हुए उसका रास्ता रोक लिया। पुलिस जीप देखते ही जहां अंकिता के रोंगटे खड़े हुए थे वहीं ड्राइवर भी बुरी तरह घबरा गया। जय खुराना अपनी जीप से उतरा और अंकिता को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला, फिर गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अंकिता चीखी थी। चुप, खबरदार लड़की, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा चरित्र तो आज मैं सबके सामने उजागर करूंगा। चलो मेरे साथ। जय उसे जबरदस्ती अपनी जीप में बिठाकर घर की ओर निकल पड़ा। जय खुराना, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी, अंकिता ने घबराते हुए धमकी दी। लेकिन जय गुस्से में एक हाथ से स्टीयरिंग थामे गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से उसने अंकिता की कलाई कसकर पकड़ रखी थी। आज तुम्हारे सारे अरमान जय खुराना पूरे करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। घर के बाहर गाड़ी रोकते ही जय ने उसे घसीटते हुए अंदर ला पटका। ये क्या बदतमीजी है जय, छोड़ो अंकिता का हाथ। सामने सोफे पर बैठे किशोर जी जय की इस हरकत को घूरते हुए गुस्से में खड़े हो गए थे। ये हाथ अब नहीं छूटेगा। आप सब लोग अभी और इसी वक्त मेरे साथ मंदिर चलें। ये शादी अभी और इसी वक्त होगी। जय की ये सनक भरी बात सुनकर सब लोग सन्न रह गए। रमशा तो भाई के गुस्से से डरकर माँ के पीछे जा छुपी। तुम पागल हो गए हो? कौन सी शादी, कैसी शादी? कोई शादी नहीं होगी। वो सिर्फ 18 साल की है और तुम बालिग है, अक्लमंद है, समझ रखती है, शादी का मतलब भी अच्छे से जानती है। और जो कुछ नहीं जानती वो मैं समझा दूंगा। आप मेरे साथ मंदिर चलिए या फिर पंडित जी को अभी बुलवाइए। पापा, लेकिन ये शादी तो अभी इसी वक्त होगी। जय ने एक जलती हुई नज़र अंकिता पर डाली थी। वो आज इस लड़की के होश ठिकाने लगाने चाहता था। जब तक वो उसे अपने साथ शादी के रिश्ते में बांध नहीं लेता उसके साथ कुछ सख्त नहीं कर सकता था, लेकिन शादी के बाद वो उस पर पूरी तरह हक रखता था और उसके साथ जो चाहे कर सकता था। जय खुराना की गूंजती आवाज़ से घर के दरो दीवार कांप उठे। मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा जय। अंकिता मेरी बेटी जैसी है, उसके साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं होने दूंगा, समझे तुम? वो मासूम है, तुम जैसे दरिंदे के साथ मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मासूम? जय खुराना गुस्से से फुफकारा। अंकिता ने सहमकर उस जुनूनी को देखा। ये मासूम इस वक्त इतनी बन ठन के कहाँ जा रही थी अकेली? पूछा आपने इससे? जय की इस बात पर किशोर जी ने रोते हुए अंकिता को देखा। वो गिड़गिड़ाती नज़रों से सिर्फ किशोर जी को ही देख रही थी। वो मुझसे पूछ कर गई थी। उन्होंने अंकिता का बचाव करना चाहा। ओह अच्छा, तो आपने इसे भेजा कि जाओ शाम के वक्त जाकर लड़कों से मुलाकातें करो। जय खुराना, किशोर जी गुस्से से बोले, जबकि जय खुराना ने अपने पिता की बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहा, आपके चिल्लाने से इस कैरेक्टरलेस लड़की की असलियत छुप नहीं जाएगी। किशोर जी का पारा चढ़ गया। खबरदार, अगर तुमने इस लड़की पर कोई भी इल्जाम लगाया तो जान से, और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो गुस्से में जय खुराना की ओर बढ़े, लेकिन मिताली जी ने उन्हें रोक लिया। अगर ये इल्जाम है तो पूछ लीजिए, आपके सामने ही खड़ी है। कहाँ गई थी ये? कहाँ से ला रहा हूँ मैं इसे? जय खुराना ने अंकिता की कलाई कसकर पकड़ रखी थी और सबके सामने सवाल दाग दिए। अंकिता की पूरी रूह कांप उठी। चारों तरफ से उठती नजरों का बोझ ऐसा था कि जमीन में गड़ जाने को जी चाहा। आज जय खुराना ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहां उसे अपने कैरेक्टर का सबूत देना था। उसने एक दर्द भरी नज़र जय खुराना की ओर डाली। मुझे आपके साथ ये शादी स्वीकार है। अंकिता के शब्दों ने किशोर जी को सन्न कर दिया। जय खुराना ने उसे शक भरी नज़रों से देखा, लेकिन अब इस इकरार ने दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया था। अंकिता की राजी मिलते ही किशोर जी ने बिना किसी और सवाल जवाब के अंकिता और खुराना के साथ मंदिर चले गए, जहां बहुत ही सादगी से उन दोनों की शादी कर दी गई।
कहाँ ले जा रहे हो इसे? छोड़ो इसका हाथ। शादी के बाद जय खुराना ने अंकिता की कलाई कसकर पकड़ ली और उसे लेकर सीधा घर आया था। पर जब उसकी कलाई पकड़े हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा तो किशोर जी ने उसे टोका। अब ये मेरी पत्नी है और पत्नी हमेशा अपने पति के साथ ही रहती है। शादीशुदा हैं आप तो इतना तो जानते ही होंगे। जय खुराना के बेबाक शब्दों पर किशोर जी गुस्से से मुंह फेर गए। उनका बस नहीं चल रहा था कि अपने ही बेटे का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दें। गुस्से में उन्होंने अपनी बीवी की ओर देखा, जो दूर से ही उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही थी। जय खुराना अंकिता को हाथ से पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। रमशा रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। मिताली जी को समझ न आया कि वो इतना क्यों रो रही थी, लेकिन रमशा जानती थी कि आज उसकी वजह से अंकिता कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। हर रात एक नई लड़की को अपने बिस्तर की शोभा बनाने के बाद आपको मुझ जैसी लड़की से जबरदस्ती शादी करते हुए शर्म नहीं आई? पुलिस वाले होते ही गंदे हैं। अंकिता कमरे के अंदर आते ही गुस्से के मारे फट पड़ी। उसका बस नहीं चल रहा था कि जय का हाल खराब कर दे। जबरदस्ती नहीं, तुमने खुद हामी भरी थी शादी के लिए। जय खुराना ने अपनी जैकेट उतारकर दूर फेंकी। अंकिता डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। यू आर राइट। हर रात एक नई लड़की मेरे बिस्तर को गर्म करती है और आज की रात बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज द ग्रेट अंकिता, हर वक्त पूजा पाठ करने वाली लड़की अंकिता खुराना मेरे हक में आते ही मेरे बिस्तर की शोभा बनेगी। दूर रहो मुझसे जय खुराना, करीब मत आना मेरे। वो घबराई हुई पीछे हटी, लेकिन जय खुराना गुस्से में उबल रहा था। फोन पर आई कॉल में जो सुना था उसके शब्द अब तक उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बहुत प्रोटेक्ट कर लिया तुमने उसे, अब वो खुद चलकर आ रही है मेरे पास, अपनी इज्जत मुझे सौंपने। अपने दिल को सुकून देने के बाद फिर उसे अपने आदमियों के आगे डालूंगा। वो उसके साथ क्या करेंगे जय खुराना तुम अच्छे से सोच सकते हो, और अगर उसमें जरा भी जान बची तो उसे बेच दूंगा। उसके बाद तुम्हारे घर की इज्जत पूरी जिंदगी कोठे पर रुस्वा होती रहेगी। जय खुराना की नसें गुस्से से फटने को थीं। वो कितना अंकिता की सेफ्टी कर रहा था ये वही जानता था, या उसका भगवान। पूरा घर सिक्योरिटी से भरा हुआ था। जब भी अंकिता और रमशा बाहर जाती तो उनके साथ पूरी सिक्योरिटी होती, लेकिन उस दिन जो हुआ बस वही जय खुराना नहीं जान सका, क्योंकि वो कॉलेज की छुट्टी से पहले ही बाहर निकल आई थी और जय खुराना के गार्ड्स उनकी छुट्टी के समय बाहर आते थे, वरना वो सब कुछ जान जाता। और इस वक्त जिस तरह उसका दिमाग जल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गर्म भट्टी में तप रहा हो। वो इस आग में अंकिता को भी झुलसा देना चाहता था। जोर से उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया कि वो तड़प कर उसे देखने लगी। आज तो हमारी शादी की पहली रात है ना, फिर ये आंसू क्यों? बहुत पवित्र, चरित्रवान और धार्मिक बनने का शोर मचाती हो तो क्या ये नहीं जानती कि सुहागरात में पति को नाराज नहीं करते बल्कि उसे खुश किया जाता है। यही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है। वो एक घुटना बिस्तर पर रखते हुए ठंडे लहजे में बोला, जबकि अंकिता के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे अंदाजा भी नहीं था जय खुराना औरत के मामले में कितना जुनूनी है, और औरत भी तो जो अब उसका इश्क बन चुकी थी और अब उसकी बीवी थी। वो अंकिता के ऊपर कि तभी वो चीखी। वो बुरी तरह कांप रही थी। प्लीज मत करो, वो हाथ जोड़ने लगी। क्यों गई थी वहां तुम? बोलो, कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बोलो, जवाब दो मुझे, वरना ऐसा हाल करूंगा कि मेरे जुनून को तुम सह नहीं पाओगी। जिस्म से रूह में ऐसे समा जाऊंगा कि सारी रात तड़पोगी, लेकिन रहम नहीं खाऊंगा। वो ठंडे लहजे में फुफकारते हुए बोला, मैं कहीं नहीं। वो फिर से सिमट गई। बात अगर सिर्फ उसकी अपनी होती तो बता देती, लेकिन रमशा का नाम कैसे लेती? तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। जय ने उसे तकिए पर, अभी तो मेरे जुनून से जानकार नहीं हो। मेरे जुनून की जरा सी झलक भी तुम सहन नहीं कर सकोगी। इससे पहले कि अंकिता और कुछ कहती, वो उसके नाजुक होठों पर झुका और पल भर में ही अपनी जुनूनियत से उसे रूबरू करवा गया। वो तड़प उठी थी। वो खुद को उससे दूर धकेलती रही, लेकिन उसका गुस्सा कम होने की बजाय और भी बढ़ता चला गया। हल्का सा कट देते हुए वो जरा सा पीछे हट गया। अंकिता बुरी तरह तड़प उठी थी। उसे क्या पता था वो इतना जुनूनी होगा। अब भी वक्त है, बताओ मुझे, क्यों जा रही थी उससे मिलने? खुद को बहुत पवित्र कहती हो ना, फिर शाम के ढलते साय में किसी गैर से मिलने कैसे जा सकती हो तुम? बेड क्रॉन पर जोर से मुक्का मारते हुए वो दहाड़ा, जिससे वो बुरी तरह सहम गई। मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, कभी स्वीकार नहीं करूँगी। 18 साल की लड़की उस ताकतवर और जोशीले आदमी की गिरफ्त में होते हुए भी उसे ललकार रही थी। तो ठीक है, अब ज़बरदस्ती ही सही। जय खुराना का गर्म दिमाग एक बार फिर से भड़क उठा।
उसने झटके से उस नाजुक सी लड़की की शर्ट। अंकिता ने अविश्वास से उसे देखा। उसकी यूं पथराई नजरों से देखना जय को वहीं रोक गया। एक पल में दोनों की नजरें टकराईं और अगले ही पल जय की नजरें उसके खूबसूरत वजूद पर ठहर गईं और जय के पूरे शरीर में जैसे बिजलियां सी भरने लगीं। उसके हसीन नर्म नाजुक उतार चढ़ाव को देखते ही वो जैसे बिजली का झटका खाकर पीछे हटा। अंकिता ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और रो पड़ी। उसके रोने पर जय ने अपने होंठ भींचे। उसे देखते हुए गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। इसके आंसू मुझे पिघला नहीं सकते, सोचते हुए वो आगे बढ़ा था। उसकी गर्दन पर झुकते हुए वहां अपना जलता हुआ एहसास छोड़ दिया। अंकिता तो जैसे मछली की तरह तड़प उठी। वो उस पर हावी होता जा रहा था। उसके हाथों का स्पर्श अंकिता के वजूद पर बढ़ने लगा था और एक पल ऐसा आया जब अंकिता ने अपनी सारी कोशिशें करना छोड़ दी और आंखें बंद करके सब कुछ उस बेदर्द के हवाले कर दिया। और ठीक उसी पल उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। जय खुराना ने अपनी लाल गर्म आंखें अंकिता के घबराए चेहरे पर टिका दी और झटके से उठकर उसके फ़ोन तक पहुंच गया। जैसे ही वो उठा, अंकिता ने पास पड़े दुपट्टे को खुद पर डाल लिया और उसके हाथ से अपना फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन सामने जय खुराना था, डीएसपी जय खुराना। अननोन नंबर से आती कॉल देखकर जय ने तुरंत यस बटन दबाकर कॉल स्पीकर पर डाल दी। कहाँ है तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, अब तक आई क्यों नहीं? सामने से आवाज़ सुनकर जय ने कहर भरी नज़रों से अंकिता की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। चल, तुझे एक लास्ट चांस देता हूँ, कल आकर मुझसे मिल। और एक बात याद रखना, अगर तू कल नहीं मिली तो तुझे पता है मैं क्या करूँगा। लगता है तुझे उस लड़की की इज्जत प्यारी नहीं, तभी तो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही। लेकिन तेरे पास सिर्फ कल का दिन है, उसके बाद हर जगह वायरल होंगी वो तस्वीरें, समझी तू? कॉल कर चुकी थी और जय खुराना तो पूरे वजूद से जलजले की जद में था। अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े अंकिता डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। जय ने दांत भींचते हुए माथे पर बल डालकर उसे घूरा। प्लीज नहीं। उसके कदम बढ़ते ही अंकिता सहम कर सिर नामे हिलाते हुए उसे रोकने लगी। कौन सी तस्वीरों की बात कर रहा था वो? उसका लहजा बेहद ठंडा और गुस्से से भरा हुआ था। अंकिता ने बेबस होकर आंसू बहाए। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी तस्वीरें हैं उसके पास? उसकी खामोशी पर जय गुस्से से बौखलाते हुए उसकी ओर बढ़ा। रमशा की। अंकिता ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और सिसक उठी और रोते हुए उसे आखिरकार सच बता ही दिया। रमशा मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? जिसके चेहरे पर इस वक्त हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। इतना कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मिताली जी उसे लगातार रोते देखकर परेशानी से बोली। भाई अंकिता को मारेंगे। रमशा की रोती आवाज़ पर मिताली जी ने उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, जय खुराना इतना जालिम नहीं कि किसी औरत पर हाथ उठाए। मैंने उसकी ऐसी परवरिश नहीं की है। हाँ सही कह रही हैं, लेकिन क्या ऐसी परवरिश की है कि एक मजबूर लड़की को जबरदस्ती शादी करके कमरे में ले गया? किशोर जी भड़क उठे। प्लीज आप इतना हाइपर ना हो। जय जो कुछ भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मुझे पूरा भरोसा है वो अंकिता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिताली जी भी परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे पर यकीन था। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मुझे नहीं लगता। किशोर जी ने अपना चश्मा उतारा और एक सोफे पर ढह गए। रमशा रोते हुए फिर से माँ से लिपट गई। तुम इतनी बड़ी हो गई कि ये फैसला खुद कर लिया तुमने? अंकिता की सारी बातें सुनकर अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। सुबह का सूरज निकल चुका था। वो रोते हुए सर झुकाए एक मुजरिम की तरह बैठी हुई थी। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि मैं एक डीएसपी हूँ। मेरे अपने ही घर वाले सेफ नहीं तो मैं बाहर किसी को क्या प्रोटेक्ट करूँगा? वो गुस्से से एकदम खड़ा हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, उन्होंने अचानक से रमशा को। और फिर इतनी बड़ी गलती? जय ने गुस्से से टोका। तुम जो कल अकेले जा रही थी वो क्या, उस इंसान से मिलने? क्या उस गलती को नहीं मानोगी तुम? बल्कि गलती नहीं, पाप है ये। घर वालों से छुपकर एक अनजान आदमी से अकेले मिलने जा रही थी तुम, ये जानते हुए कि वो कुछ भी कर सकता है। जय की बातों पर अंकिता फिर से सिर झुका गई। रमशा की खातिर मैं क्या? रमशा 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 एक लड़की है, उसकी खातिर तुम अपनी इज्जत नीलाम करने जा रही थी? अंकिता डैमिट, वो उसे अब भी अपने हक में सफाइयाँ देता देखकर बुरी तरह भड़क उठा था। तभी अंकिता के नंबर पर मैसेज टोन बजी। शाम को फिर से मिलने के लिए बुलाया गया था, साथ में एड्रेस भी था। अंकिता ने सहम कर जय को देखा। चलो आज शाम की मुलाकात फिक्स करवाता हूँ तुम्हारी। मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊँगा और देखूँगा कैसे उससे। अंकिता ने आगे बढ़कर उसके होठों पर हाथ रखा। आप मुझसे नफरत करते हैं, जानती हूँ मैं। मेरी तकलीफ पर आप खुश होंगे ये भी जानती हूँ, लेकिन रमशा तो आपकी बहन है ना, उसकी खातिर आप कुछ नहीं करेंगे? उसके बिनती भरे अंदाज पर जय उसे देखता रह गया। वो हिरनी जैसी आंखें उस पर
टिकाकर खड़ी थी और उम्मीद लगाए बैठी थी वो शेर की खांचर से घुसकर जिंदा सही सलामत बचकर निकल आएगी। अपनी बहन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सुना तुमने? वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला। अंकिता की सिसकी निकली। काश मेरा भी कोई भाई होता तो वो भी मेरी खातिर। अंकिता दिल ही दिल में सोचते हुए सिर झुका गई। और तुम बीबी हो मेरी, किसी भूल में मत रहना कि तुम्हें कुछ भी गलत करने पर छोड़ दूंगा। गला दबाते सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। वो गुस्से से कहता बाथरूम में घुस गया और वो आंसू भरी निगाहों से उसकी पीठ को देखती रही। काश काश कि वो एक बार कह देता, तुम्हारी सेफ्टी भी अपनी जान से बढ़कर करूंगा। अंकिता ने दर्द से सोचा। वो सुबह सुबह ही घर से निकल गया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उस सीरियल मुजरिम के बारे में और जानकारी लेते हुए एक बात पर जय बुरी तरह चौंका। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। सर, लड़कियों को ले जाकर उनकी गलत तस्वीरें लेता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है, उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, उनके साथ गलत काम, और फिर उनकी वीडियो बनाकर नेट पर डाल देता है, जिसमें लड़की का चेहरा तो साफ होता है पर वो खुद दिखाई नहीं देता। इंस्पेक्टर राज की बातें सुनकर जय के दिमाग पर हथौड़े बरस रहे थे। अपने सिर को दोनों हाथों पर झुकाए वो अंकिता के बारे में सोचने लगा। अगर कल वो वक्त पर उसे न रोकता। आगे का सोचकर जय खुराना को अपना आप आग में झुलसता महसूस हुआ। ठीक है, तुम जाओ। राज के कहने के बाद उसने पास पड़ा अंकिता का मोबाइल चेक किया। वो आते हुए उसका मोबाइल ले आया था और अब उसे चेक कर रहा था, पर वो पहले ही सारी पुरानी बातचीत डिलीट कर चुकी थी। अचानक जय ने उसकी मोबाइल गैलरी खोली तो बुरी तरह चौंका। वो जल्दी जल्दी मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। उसमें उसकी ढेर सारी तस्वीरें थीं, हर स्टाइल की। वो खुशगवार हैरानी से सीट से टिककर स्क्रॉल करता चला गया, सारी तस्वीरें देखता गया। तभी एक तस्वीर में कुछ एडिटिंग देखकर उसके हाथ रुक गए। रूड है, गुस्से वाला है, लेकिन मेरा है। जय ने होंठ भींचकर मोबाइल एक तरफ रखा। रात को ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं उसकी इज्जत का। जय ने दांत पीसते हुए सोचा, अब वक्त आ गया है कि आखिरी दांव भी खेला जाए। कुछ सोचते हुए उसने कॉल मिलाई और अपनी काबिले भरोसा टीम के साथ प्लानिंग करने लगा। अंकिता का दिल बुरी तरह कांप रहा था। जय उसे उसी पते पर लेकर आया था जहां उस आदमी ने उसे बुलाया था। जय ने गाड़ी रोकी और उसे देखा। जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करना। उसका लहजा ठंडा और सपाट था। अंकिता को सच में उसके इस रवैये से तकलीफ हुई थी। सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो उसे यहाँ लेकर आया था और अब उसी के जरिए उस आदमी को पकड़ना चाहता था। मतलब अंकिता उसके लिए सिर्फ एक चारा थी। अंकिता ने गुस्से से अपनी आंखों के आंसू रगड़कर साफ किए और खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर आई। अंकिता के कान में छोटा सा ब्लूटूथ लगा था जिससे जय सामने वाले की सारी बातें सुन सकता था। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जैसे ही वो उस खंडर में दाखिल हुई उसे अपने आसपास किसी की आवाज़ सुनाई दी, पर नज़र कोई नहीं आया। कौन? अंकिता ने घबराकर पूछा। बहुत तेज समझती हो खुद को, अपने साथ अपने पति को भी ले आई हो। वो समझता है कि उसने मुझे अपने जाल में फंसाया है, जबकि वो ये नहीं जानता कि मेरा फैलाया जाल उसके जाल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। बहन की इज्जत तो उसकी, लेकिन अब बीबी को भी भेज दिया। इतना बड़ा बेवकूफ़ है और ख़ुद को डीएसपी कहता है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसा था। अपनी बकवास बंद करो और मुझे रमशा की तस्वीरें वापस दो, अंकिता गुस्से से बोली। हाय, मैं तो डर गया, एक डीएसपी की वाइफ से डर गया। अंकिता ने चारों ओर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे जबरदस्ती पीछे खींचा। वो बुरी तरह पैनिक हो गई, लेकिन उस शख्स ने उसे दीवार के साथ लगाते हुए गुस्से से घूरा और चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे से उसके मुंह से हाथ हटाया। अंकिता ने जब जय खुराना को अपने सामने देखा तो गहरी सांस भरी। चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर वहां से निकला। वो शख्स वो तो पकड़ा नहीं गया और वो जय ने उसकी बात बीच में काटी और बोला, वो यहाँ पर नहीं है। उसने सिर्फ ऑडियो के जरिए अपनी आवाज़ यहाँ पर लगाई थी क्योंकि वो जानता था कि हम उसे पकड़ने आए हैं। जय ने गाड़ी की ओर इशारा किया। तभी उनके पैरों के पास फायरिंग हुई। अंकिता बुरी तरह उछली, जबकि जय ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और अगले ही पल उसकी टीम ने उसे कवर कर लिया था। अंकिता उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़े उसके साथ चिपकी हुई थी। वो उसे लेकर गाड़ी की ओर बढ़ा और उसे अंदर बिठाया। मुझे इनके साथ नहीं जाना जय। वो जय की बात सुनकर पैनिक होती गाड़ी से उतरने लगी और फिर उसके सीने से लग गई। क्या कर रही हो? ये तुम्हें सही सलामत घर छोड़ देंगे। जय माथे पर बल डाले बोल रहा था। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। एक ही रात में वो कितना बदल गई थी। अच्छा ठीक है, शोर मत करो।
सब अफसरों को अपनी तरफ देखते पाकर वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। और तभी उसके ब्लूटूथ में एक ऐसी खबर मिली, सर पकड़ा गया है। वो सामने वाले की बात सुनते ही जय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने उसी की चाल उसी पर उलटकर उसे पकड़ लिया था। वो जय खुराना था, उसे हराना आसान नहीं था। वो अंकिता को घर छोड़ते हुए उसे किसी को कुछ भी न बताने का कहकर गाड़ी वापस ले गया था। उसको एक ब्लैक रूम में रखा गया था। उसके अड्डे पर घुसकर उसे पकड़ा गया था और अब सब सबूत भी उसके खिलाफ बरामद हो चुके थे। तुम डीएसपी बहुत पछताओगे मुझे पकड़कर। तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ कैद करके रख सकते हो? ये तुम्हारी भूल है। अभी तुम मेरी पहुँच को जानते नहीं। मैं कब क्या कर जाऊँ तुम सोच भी नहीं सकते। वो बोले जा रहा था जबकि जय कुर्सी पर टांग रखकर बैठा था और उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। तुझे लगता है कि तूने अपनी बीवी को मुझसे बचा लिया है? मैंने उसे बुलाया। मुझे पता था मेरे एक फ़ोन कॉल पर तू भागता हुआ आएगा। उसकी बात बीच में काटकर जय खुराना बोला, और फिर मैंने तुझे ट्रैप किया और मेरे ट्रैप में तू आकर फंस गया। पता है तुझे, जीतू सेट्टी, तेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने तुझे मार दिया। जय खुराना थोड़ा आगे झुका और बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जय ने इस बार सिगरेट सुलगाई। गुड क्वेश्चन। बहुत बड़ा प्लानर बनता है ना तू। चल सोच, बैठ के सोच। तेरे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। जय खुराना उसके करीब गया, उसकी गर्दन पकड़कर झटके से पीछे कुर्सी पर गिरा दिया। वो तड़प कर रह गया। आइंदा मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे जिंदा लोगों में गिना जाएगा और ना ही तू मौत के लिए तड़पेगा, लेकिन तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। वो उस पर वार करता हुआ वहां से निकल गया। अब शायद वो कभी बोल नहीं सकता था क्योंकि वार ही ऐसा किया गया था। जय खुराना जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसकी माँ ने उसे पुकारा तो उसके कदम रुक गए। बेटा, अंकिता के साथ शादी कर ली, अब आगे क्या? माँ, अंकिता मेरी बीवी है, आप फिक्र मत करें, मुझे सब संभालना आता है। जय ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन वो नहीं बता सका कि उसके अंदर इतना गुस्सा क्यों था। भाई, रमशा की आवाज़ ने उसके जाते कदम रोक दिए। भाई, अंकिता बेगुनाह है, वो मुश्किल से बोल पाई। बहुत हिम्मत करके वो जय के पास आई थी। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। वो रमशा को गले लगाकर तसल्ली दे गया। एक बोझ था जो आज उसके दिल से उतर गया था। किशोर जी जय को अपनी माँ और बहन के करीब देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। उन्होंने जय और अंकिता के लिए भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही जय कमरे में दाखिल हुआ, अंकिता ने अपने हाथों में पकड़ी कोई चीज़ जल्दी से अपने पीछे छिपा ली। जय दरवाज़ा लॉक करता हुआ उसके करीब आया और हाथ बढ़ाकर वो चीज़ पकड़ने लगा। अंकिता ने सर ना में हिलाया, लेकिन जय ने उसके हाथ से वो चीज़ ले ली थी। ये कहाँ से मिली तुम्हें? उसकी सख्त आवाज़ आई और सवालिया नज़रों से वो अंकिता को देखने लगा। अंकिता को अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ था। पापा, मेरे पापा की है। तुम्हारे पास कैसे आई? वो उसकी तरफ 2 कदम बढ़ते हुए पूछने लगा। अपनी हिफाजत के लिए रखी है मैंने। इस बार वो बेखौफ होकर बोली, हिफाजत चलानी आती है? जय उलट पुलट कर देखते हुए भौं उठाकर बोला। एक पल के लिए अंकिता ने होंठ मींच लिए। नहीं, लेकिन जब बात इज्जत की हिफाजत पर आ जाए तो खुद चल जाया करती हैं। उसकी गहरी बात का मतलब समझते ही जय चौंका। गन को एक तरफ रखते हुए उसने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया, और अंकिता इस अचानक हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो तुम्हें मुझसे इज्जत का खतरा है? मैं हर रात लड़की को अपने बिस्तर की रौनक बनाता हूँ, अब तुम्हें ना बना लूँ इसलिए ये अपने पास रखी? नहीं, ये आपके लिए नहीं है। वो नजरें चुराते हुए बोली। जय का इस कदर उसके चेहरे के करीब आकर बात करना अंकिता के दिल में अजीब सी गुदगुदी पैदा कर गया। फिर अगर मेरे लिए ये गन नहीं तो क्या है? वो उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारता उसे सहराने पर मजबूर कर गया। कुछ भी नहीं, छोड़िए मुझे। वो कसमसाई। रूड है, गुस्से वाला है, लेकिन मेरा है। जय के इस सेंटेंस पर अंकिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसने घबराकर जय को देखा। वो तो जमीन पर गिरने वाली थी कि जय ने उसकी कमर की पकड़ और मजबूत कर दी। आपने? अंकिता को यकीन न आया। वो उसके मोबाइल के पर्सनल डेटा में कैसे घुस गया? क्या हुआ, इतनी चिढ़ क्यों रही हो? अगर पसंद करती थी तो इजहार भी कर देती। वो उसे तंग करता हुआ मुस्कुराया। मैं नहीं करती, और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे किसी के मोबाइल की पर्सनल तस्वीरें देखने पर। वो जैसे रोने वाली थी। मैंने कब कहा कि मैंने कोई तस्वीर देखी? जय की बात पर उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वो झेंप कर नीचे देखने लगी। यहाँ देखो मेरी तरफ। एक पवित्र चरित्रवान, हर वक्त भगवान की पूजा पाठ करने वाली लड़की को एक गंदे, जलील और अय्याश पुलिस अफसर से प्यार कैसे हो सकता है? मैंने आपके बारे में ऐसा कभी दिल से नहीं कहा था।
वो उसके होंठों पर हाथ रखते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी से बेहतर हूँ। बस जब आप देर से आते थे तो मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि मैं घंटों बैठकर आपका इंतजार करती थी और आपके देर से आने से मुझे गुस्सा आ जाता था, इसीलिए मैंने बोल दिया। अंकिता ने सिर झुकाए हुए कहा। जय हल्की मुस्कान के साथ उसे अपनी बाहों में समेट चुका था। इन धड़कनों ने मुझे बेकाबू कर दिया है अंकिता, जय खुराना, वो गहरे लहजे में कहता हुआ उसे बिस्तर तक लेकर आया था। जय प्लीज नहीं, मुझे डर, वो अचानक बोल पड़ी। एक जवान और ताकतवर पुलिस अफसर की बीवी होकर उसी के करीब आने से डर रही हो? वो उसका सिर तकिए पर रखते हुए मुस्कुराया। आपके जुनून से डर लगता है। कल जो आपने किया वो गुस्सा था, आज सिर्फ प्यार करूंगा। जय ने इतना कहकर लाइट्स बंद कर दी। बस एक बात कहूँ, अब तुम्हें मेरा गुस्सा, मेरी शिद्दत, मेरा प्यार सब कुछ सहना पड़ेगा अंकिता, जय खुराना, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। ये कहते कहते उसने अंकिता को अपनी आगोश में समेट लिया था। और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, हसीन है। एक दूसरे की संगत में दोनों को ये एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।